मानवीय शिक्षा का अर्थ व्यक्ति में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय तथा प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीने के लिए प्रत्येक मानव का सक्षम बनना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में मैं गजानन आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। सभी परिवारजनों को मेरा प्रणाम और बाबा जी को सत सत वंदन करते हुए आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। आज के सत्र में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका अभी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता लगती है। तो मैं योगेश भैया से निवेदन करूंगा कि कृपया उस प्रश्न का स्पष्टीकरण करके हमें मार्गदर्शित करें। हेलो, नमस्कार। आवाज आ रही है? नमस्कार। हाँ भैया, आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। जी, तो प्रश्न है, मैं एक बार पढ़ता हूँ। हाँ। अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवहार आयाम और व्यवसाय आयाम स्पष्ट करें। अनुभव प्रमाण, विचार प्रमाण, प्रयोग प्रमाण स्पष्ट करें। कारण गुण गणित भाषा का महत्व उदाहरण सहित स्पष्ट करें। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति का जागरण कैसे करें। गौरव मूल्य व श्रद्धा मूल्य, इसमें क्या अंतर है। जी भैया। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जी। तो ये सभी के प्रश्न हैं या जिनके प्रश्न है वो दीदी भैया है उपस्थित? यदि हाँ भैया, हो तो जिनके प्रश्न है वो उपस्थित है। उपस्थित कृपया है एक तो बार जिन्होंने प्रश्न डाले वो भी एक बार इसकी पुष्टि करें। क्या इसमें बिंदु अस्पष्ट लग रहे तो कोशिश करेंगे सेटिस्फाई करने का। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। ग्रुप नंबर 5 से ये क्वेश्चन है भैया। जब न्याय धर्म सत्य को समझने जाते हैं जीवन क्रिया में, तो धर्म का अर्थ सर्वतोमुखी समाधान बताते हैं। तो सर्वतोमुखी समाधान में 4 आयाम और 5 स्थिति के बारे में बताया जाता है। तो इसी अर्थ में ये 4 आयाम समझना चाहते हैं भैया। अच्छा, तो हम अ, पहले समझने का प्रयास करते हैं कि मानव के ये 4 आयाम हैं और मानव के अध्ययन में यानी हम स्वयं मानव, हम अपने आप को कैसे अध्ययन करें, कैसे समझ में आए, अपने बारे में स्पष्टता कैसे आए, स्वयं के बारे में स्पष्टता कैसे आए मानव रूप में। तो जैसे कि परिभाषा है मानव की, मनाकार को साकार करने वाला और मनस्वस्थता का आशावादी और उसे प्रमाणित करने वाला मानव होता है। तो मनाकार को साकार करने वाला और मनस्वस्थता का आशावादी, तो हमें दोनों मुद्दे अब स्पष्ट हो गए कि मनाकार का मतलब है आहार, आवास, अलंकार, अर्थात सुविधा पक्ष की चर्चा है। और मनस्वस्थता में न्याय धर्म सत्य की चर्चा है।
तो मानव के अध्ययन में समझने वाला मानव है, जीवन है, और जीवन की क्रियाएं हम धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीवन की क्रियाओं में हमें, जैसा कि सूचना है, 10 क्रियाएं हैं, और शरीर की भी क्रियाएं हैं। तो शरीर क्रिया में हमें ये समझ में आता है कि जिसे हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी शरीर, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां और ये जो संयोजन है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का संयोजन, ये मेधस तंत्र द्वारा होता है। और मेधस तंत्र में जीवन द्वारा अपने आशानुरूप संकेत दिए जाते, और हमें मानव क्रिया समझ में आती है। अब किसी मानव को हम सुनते हैं, मानव क्रिया द्वारा सुनते हैं। तो ये जो मानव क्रिया है, ये क्रिया 4 आयाम से स्पष्ट होती है, जिसमें कि अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवहार और व्यवसाय आयाम। तो मानव क्रियाएं, मुझे लगता है, हम सर्वप्रथम समझने की कोशिश करते इन आयामों से। एक मानव क्रिया है, हम बोलते हैं, यानी मानव व्यक्त होता है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो अब हमारी बातचीत में भाषा है, हम भाषा द्वारा व्यक्त होते हैं। भाषा में हम शब्द प्रयोग करते हैं, और शब्दों के अर्थ होते हैं। तो छोटे से लेकर बड़े तक, जैसे अभी एकदम छोटा बेबी है, और हम बड़े उस बेबी के साथ एक व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार में हम भी उससे बात करते हैं। तो हमारे बातचीत में, हालांकि हमें ये पता है कि जैसा हम बात करते हैं वैसा छोटा बेबी बात नहीं करता, पर हमारे अनुमान छोटा बेबी के साथ चलते हैं। उनके हाव भाव को, जो भी अस्पष्ट उनसे फूटता है, और हम एक दूसरे को कहते हैं, देखो खुश हो रहा है, ये पहचान रहा है, ये अपनी माँ को ढूंढता है। और जैसे जैसे ये बालक बड़ा होता है, वैसे वैसे हमें क्रियाओं के द्वारा हम एक दूसरे को अनुमान व्यक्त करते हैं। तो छोटे से लेकर बड़े तक मानव की अभिव्यक्तियां हम अनुभव के आयाम में, विचार के आयाम में, व्यवहार के आयाम में और व्यवसाय के आयाम में स्पष्ट करते हैं। अब जैसे हम प्रौढ़ व्यक्ति हैं,
और परिवार में संबंधों में हम इन आयामों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते, वहीं ये अच्छे से खुलता भी है। जैसे परिवार में 3 पीढ़ी होते, चर्चा हो रही है मानव की। ये मानव के आयाम सर्व मानव में कैसे स्पष्ट होते हैं, मुझे लगता है उससे अधिक हमको विश्वास होगा कि सर्व मानव में इसको देखने का प्रयास करते। यानी सर्व मानव अब कहाँ देखे, तो सर्व मानव देखने का एक छोटा सा अभ्यास परिवार में 3 पीढ़ी के साथ देखते। परिवार में 3 पीढ़ी होता है। अभी भी आवाज क्लियर नहीं है? ठीक है भैया, आवाज अच्छी है। ओके, तो टूट टूट के आ रहा है क्या? ये भैया एकदम साफ और क्लियर है। अच्छा, तो परिवार में 3 पीढ़ी को हम समझने की कोशिश करते। तो जो बड़े बुजुर्ग जिसे हम कहते हैं, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के हैं, प्रौढ़ावस्था के हैं, और युवा किशोर बाल्य आदि अवस्था के, तो 3 पीढ़ी को समझने की कोशिश करते। तो जो वृद्धावस्था है ये सर्वाधिक कौन से आयाम को व्यक्त करती होगी? हमारे हमारे अभी देखने में आ रहा है कि वृद्धावस्था सर्वाधिक यदि उनकी व्यक्त होने होगा, वो अनुभव आयाम है। अपने जिंदगी के निष्कर्ष वो व्यक्त करते रहते। अब हमें एक एक करके मुद्दों को स्पष्ट होना है। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हर पल हर क्षण वो एक ही मुद्दे पर टिके रहते, वो है उनके निष्कर्ष। अच्छा, निष्कर्ष और अनुभव में अंतर है। परंतु निष्कर्षों को अनुभव समझकर प्रौढ़ व्यक्ति हमसे बात करते, वृद्ध व्यक्ति हमसे बात करते। अब हम प्रौढ़ और बड़े बुजुर्ग, अब हमारी और बड़े बुजुर्गों की चर्चा को अगर अपन लोग फिर ध्यान दे देते व्यवहार में, निष्कर्ष तो हमारे भी आ रहे, पर अभी हमारे निष्कर्ष पूरे नहीं है। अभी पूरे नहीं है, इसके काफी सारे मुद्दे हैं। एक एक मुद्दा है कि अभी हम वृद्ध नहीं हुए हैं। दूसरा मुद्दा है अभी हमको बहुत कुछ करना बाकी है। अच्छा, एक योग संयोग की बात है, हमें कुछ करना बाकी है और हमारे वृद्धों ने उसको किया है। उस स्थिति में हमारी उनकी कुछ मैच होती है, यानी कुछ उसमें हमको समानता दिखती है। उस स्थिति में हम उनकी जो निष्कर्ष है उसको अनुभव के रूप में मान्य करते हैं और स्वीकारते हैं। एक योग संयोग की बात है, हालांकि अभी ऐसा हो नहीं रहा, इसमें गैप है। फिर हम हैं और हमसे छोटे पीढ़ी है, तो कुछ हद तक हमारे निष्कर्ष आ रहे, और हमसे जो छोटे हैं उनसे और हमारी बातचीत देखिए, वो तो फिर बिल्कुल ही अलग है। उनको तो ऐसे निष्कर्षों को निकालने की उनकी एक्साइटमेंट है।
अभी की स्टेट में आज जैसा स्थिति है कि हमसे जो छोटे हैं, युवा है, उनको अपने कुछ निष्कर्ष निकालने हैं, इसलिए हमारे निष्कर्षों को वो स्वीकार नहीं रहे। आज की स्थिति कह रहा हूं। सो देयर इज गैप। इसका मतलब वो भी एक चीज चाहते हैं कि वो भी निष्कर्षों को निकालना चाहते हैं, जिसे वो अनुभव कह रहे हैं। यानी हम तीन पीढ़ी की एक सामान्य चर्चा करें तो इन तीन पीढ़ी को जोड़ने वाला यदि कोई आयाम है तो वो अनुभव आयाम है। और ऐसा ही सर्व मानव को अगर हम देखें तो सभी मानवों को जोड़ने वाला यदि कोई आयाम है जो साम्य है सभी में, उसे अनुभव आयाम कहते। अब हम इसी आयाम को मानव की चाहना से जोड़ते हैं और अधिक स्पष्ट होगा। हम सभी मानव सुखी होना चाहते हैं। अब स्पष्ट होगा कि छोटे से लेकर वृद्ध तक परिवार में तीनों पीढ़ी के मानव 10 की संख्या में हो, 20 की संख्या में हो, हम सभी सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने के लिए हम काम भी करते। अब ऐसे सुखी होने के लिए कुछ विचार करते कि कैसे सुखी हुआ जाए, सुख की पूर्तता कैसे की जाए। इसके जो विश्लेषण चलते हैं वो है विचार आयाम। परिवार में फिर तीनों पीढ़ियों के साथ लेके आते। तो जो बड़े बुजुर्ग है उन्होंने जिंदगी जी, यानी सुख को अनुभव करने का प्रयास किया। कुछ मिला कुछ नहीं मिला, जो मिला उसको वो विचार के रूप में व्यक्त करते। तो हमारी भाषाओं में, बड़े बुजुर्गों की भाषाओं में जो सुख की चाहना के लिए जो प्रयास हुआ पूरी जिंदगी में, जो निष्कर्ष आए, और यदि वो निष्कर्ष ग्राह्य होते हैं किसी को, यानी अगर हम लोगों को वो ग्राह्य होंगे, उस स्थिति में उनके विचार आयाम स्पष्ट होते। क्योंकि हमारी स्वाभाविक क्वेरी रहती रहेगी कि अच्छा इसको कैसे पाया जा सकता है। फिर विचार, हम प्रौढ़, हमने अगर ऐसे सुख को चखा है और वो यदि हमसे छोटों को देना चाहेंगे और उनको वो स्वीकार होता है, उस स्थिति में वो जो हमसे क्वेरी करेंगे, चर्चा करेंगे, और हम उनको जो बताएंगे वो विश्लेषण बताएंगे, वो है विचार। और हमारे सुख की ग्राह्यता से जो हमसे छोटी पीढ़ी उसको पाना चाहेगी, उस पाने के क्रम में वो जो हमसे व्यक्त करेंगे वो है विचार। इस प्रकार से तीनों पीढ़ी सुख को चाहती है, ये साम्य हुआ। सुख का अनुभव करना चाहती है, ये साम्य हुआ। ऐसे ही सर्व मानव सुख का अनुभव करना चाहते हैं, ये साम्य हुआ, ये आयाम। और सुखी कैसे हुआ जाता है उसके बारे में जो विश्लेषण करते हैं वो है विचार। विचार आया। और ऐसे विचार आयाम को हम आप सभी लोग पहचान तो रहे हैं। चलो अपने घर के बड़े बुजुर्गों की नहीं सुननी है, पर ऐसा तो नहीं होता ना कि हम किसी की सुनते नहीं है। यानी सुख का डायमेंशन हमारे में जितनी बार घुलता है,
सुख का आयाम जितनी बार हमको, अच्छा वो आयाम तो छूटता ही नहीं है। मानव सुख धर्मी है, धर्म भला कैसे छूटेगा हमसे। तो हम अपनी धर्मीयता के ग्रुव में, हम धर्मीयता के होने में, सुखी होने में हर एक आदमी का प्रयास है। भले ही हमारे घर में जो बड़े बुजुर्गों को जो सुख मिला नहीं मिला, वो भले ही हमको स्वीकार ना हो, पर हम सुख के आयाम से अलग तो नहीं होते। तो हम कुछ कुछ प्रयास करते रहते, वो सारा प्रयास अभी अपना विचार आयाम ऐसा अपन सोचते। तो सुख के आधार हमारी कल्पना में आते हैं, कैसे सुखी हो सकते हैं। तो उन आधारों में तीन प्रकार की सापेक्षता अभी अपने विचारों में है। जैसे एक व्यक्ति रूप में सापेक्षता है, अभी जैसे बड़े बुजुर्गों के साथ सुख बन नहीं रहा, यानी उनका जो सुख है वही सुख स्वीकार नहीं हुआ। जिसे जनरेशन गैप के रूप में कह रहे, और वो एक आज हमारा एक बड़ी समस्या है कि तीनों पीढ़ियों में सुख का आयाम होते हुए, सुख का अस्तित्व होते हुए भी एक दूसरे का सुखी होना स्वीकार नहीं है। अपने अपने दृष्टिकोण से हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए विचारों में जो मत आते हैं, ये मत भिन्नता आ रही है, मतभेद है। किस बारे में मतभेद है? तो सुख के समझ के बारे में मतभेद है। इस प्रकार से हम चारों आयामों को समझते हैं तो हमें मानव का अध्ययन होने लगेगा, और जो जो गैप है उस गैप को हम पहचानने लगेंगे। शायद यही हमारी बुद्धिमत्ता है। हमारी बुद्धिमत्ता ये नहीं है कि हम परिवार में व्यक्तियों को ही नकार दे। मानव को नकार देने से इसमें से एक आयाम समझ में नहीं आएगा, मतलब हम अपने आप को ही नकार रहे हैं। आज बुजुर्गों को नकार दिया हमारे ही परिवार में, तो हम अपने आप को ही नकार रहे हैं। हमसे जो छोटे हैं उनको नकार दिया, हमारे जो साथ समान आयु के हैं उनको नकार दिया। इस प्रकार से आज का मानव नकारात्मक है, इसलिए हमको किसी का स्वीकार नहीं है। अध्ययन कैसे होगा? तो व्यक्ति को नकारना ये निषेध, मानव को नकारना ये निषेध। नकारना मतलब समझने से मना कर देना। अपनी मनमानी चलाना। इसलिए दुखी है। तीन पीढ़ी को समझने का प्रयास करते हैं, अपने आप को समझने का प्रयास सुखद होगा। और ये आयाम जुड़ जाते हैं, ये आयाम एक दूसरे के साथ तालमेल में होते हैं, और ऐसा तालमेल जब हमारे जीने में आता है उसको हम व्यवस्था में भागीदारी कहते हैं। मानव व्यवस्था में जीना चाहता है, इसका मतलब है इन चारों आयामों को मानव अध्ययन करता है। तो अनुभव आयाम, विचार आयाम,
व्यवहार आयाम, जैसे अनुभव, विचार, सुखी होने की चाहना, सुख की आपूर्ति के लिए विश्लेषण। अब ऐसे विश्लेषणों को हम क्रियान्वित करते हैं, उस क्रियान्वयन का नाम है व्यवहार। मुझे लगता है हमारी फसावट यहां पर है, व्यवहार में समझने की फसावट, क्योंकि हम व्यवहार का अनुमान नहीं कर पाते, हम तात्कालिक व्यवहार में फंसते। तात्कालिक व्यवहार का मतलब है, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे, पर हम में से हर एक, अभी जैसे ये प्रश्न भी पूछा गया है, मैं उत्तर भी इसलिए देने की हिम्मत कर रहा हूं क्योंकि ये जो व्यवहार से ये जो प्रश्न आया, उस व्यवहार के पीछे ये दो आयाम हैं। ये धैर्य का काम है, इसलिए परिवार में जीना ये धैर्य का काम है। जो व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों के मूल में विचार और अनुभव रहता है, अपेक्षा रहती है। तो व्यवहार आयाम सुखी होने की चाहना, सुखी होने के विश्लेषण और उसकी पूर्ति के लिए परस्परता, ये नाम है व्यवहार। यदि हमें अनुभव है, अनुभवों का विश्लेषण है, तो ऐसा विश्लेषण अन्यों को सुखी होने के, सुखी करने के, अन्यों के सुखी करने के लिए व्यवहार है, या अन्यों ने जो सुख पाया है उसको समझने के लिए व्यवहार है। तो हम सुखी हुए, उसका प्रमाण व्यवहार। हम सुखी होना चाहते हैं, उसका भी प्रमाण व्यवहार। व्यवहार का मतलब है परस्परता। ऐसा स्पष्ट होता है व्यवहार आयाम। अब है व्यवसाय आयाम। तो व्यवहार आयाम और व्यवसाय आयाम, तो व्यवसाय आयाम क्या चीज है? तो व्यवसाय आयाम है कि ये जो व्यवहार होगा, इस व्यवहार का प्रमाण मानव जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है। तो जो शरीर का स्वास्थ्य है, उस अर्थ में व्यवसाय। शरीर का जो ध्यान रखना है, उस अर्थ में व्यवसाय। शरीर को आहार की आवश्यकता है, शरीर को आवास की आवश्यकता है, शरीर को अलंकार की आवश्यकता है, उस अर्थ में व्यवसाय। पर मूल क्या हो गया इस सब में? आहार भी हम पाते हैं अनुभव की ओर, अपनी गति, शरीर यात्रा अनुभव की ओर गति हो सके, इसलिए ना आहार है। खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना। तो अब अगर खाने के लिए जीना है तो ये ऊपर के तो तीन चले गए। केवल भोग, मजा करना, मजा मारू जिंदगी में, केवल उतना ही है व्यवसाय। केवल पैसा कमाना, आज तो वही दिख रहा है। किसको चाहिए, किसका अनुभव किसको चाहिए? तो ये व्यवसाय का आयाम थोड़ी देर भी नहीं टिकता। कैसे समझ में आ रहा है? जितने भी अभी संबंध है, ये सभी संबंध व्यवसाय के आधार पर है। कौन सा संबंध है जो व्यवहार के आधार पर है?
ऐसा कठोर यदि हम अपने आप के साथ होते हैं तो हमको समझ में अपना सारा संबंध, जिससे दुखी हो रहे उस संबंध में यही समझ में आ रहा है कि ऊपर के 3 आयामों की आपूर्ति होना था व्यवसाय से, वो तो होगी नहीं, वो तो भंगुर है। इसलिए अनुभव टिकते नहीं, इसलिए व्यवसाय के अनुभव टिकते नहीं, इसलिए संबंध के प्रति आश्वस्ति होती नहीं, और अपना पूरा परिवार ही व्यवसाय आयाम से ओतप्रोत है इस समय। इसलिए एक भी व्यक्ति को संबंध के बारे में आश्वस्ति नहीं हो रहा है परिवार में। उसी का नाम है, लक्ष्य हमारा हो गया संग्रह सुविधा। उसमें समाधान नहीं है। मानव के अध्ययन में ये 4 आयाम महत्वपूर्ण है। अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवहार आयाम और व्यवसाय आयाम। अब मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में हमें अनुभव कैसे होता है इसका एक विकल्प मिल गया। आध्यात्मिक रास्ते में अनुभव अनिर्वचनीय हो गया। बताया नहीं जा सकता है, ऐसा आया है, अनिर्वचनीय। मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में अनुभव बताया जा सकता है, अनुभव का वर्णन किया जा सकता है। इसलिए मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में मानव अध्ययन की वस्तु बन गया। तो फिर मानव का अध्ययन होना मतलब मानव के अनुभवों को समझ में आना, मानव के अनुभवों को समझना। ऐसा एक सुखद रास्ता अपने को मिल गया। अनुभव की वस्तु भी मिल गई। क्या अनुभव करना है, ये वस्तु मिल गई। सहअस्तित्व अनुभव करना है, ये वस्तु मिल गई। और यही सुख है। इसको तृप्ति बिंदु नाम दिया है। अनुभव आयाम का मतलब है तृप्ति बिंदु। उस तृप्ति बिंदु को ही सुखी होना कहा गया है। यही निरंतर सुख है। अब जीवन क्रियाओं में इसे स्पष्ट करते हैं कि ये तृप्ति बिंदु जीवन क्रियाओं में कैसे दिखते हैं। उसके पहले हम सामान्य रूप में व्यवहारों में इन तृप्ति बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे व्यवसाय से अधिक तृप्ति व्यवहार में है, ये तृप्ति बिंदु है। व्यवहार से अधिक तृप्ति विचार में है, ये तृप्ति बिंदु है। और विचार से अधिक तृप्ति अनुभव में है, जो स्थिर है, निरंतर है, साथ रहने वाला है। ये अनुभव आया। व्यवहार में तो ऐसे ही दिखता है। बुजुर्ग खुश दिखते हैं और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा तो है कि नहीं। तो अपन ये सोचें कि हम लोग भी कल को वृद्ध होंगे, बुजुर्ग होंगे, उस समय खुश रहने का जद्दोजहद सफल नहीं होगा। जैसा कि आज आज की समझाइश है, वृद्धों के लिए आज की समझाइश है कि खुश रहना। उस अवस्था में खुश होने की जद्दोजहद नहीं हो पाएगी, उसको पहले से शुरू करना होता है।
क्योंकि उस अवस्था में वही रहता है, वही टिकता है। शरीर तो जा रहा है, टिकता क्या है? जो पहले का किया होगा वही टिकता है, ऐसा तो दिख रहा है। आज हम प्रौढ़ है, आज हम अगर इसमें प्रयास नहीं करेंगे इस अनुभव आयाम को, तो हमारा हालत कैसे होगा हम समझ सकते। हमारे हालत से हम अपने छोटों का अनुमान करते, उनको अगर बचपन से ही इस आयाम का परिचय ना हो तो वो कैसे हो जाएंगे? इसलिए जिंदगी करके समझना है या समझकर करना है, ये समझने की आवश्यकता है। बहरहाल, जैसा भी चित्र है, समझने की कोशिश करते, अनुमान करने की कोशिश करते। बड़े बुजुर्ग यदि सदा प्रसन्न रहते हैं, बाबा जी ने लिखा भी है, उनके मेन क्वेरी में से कुछ क्वेरीज थी, उसमें से एक है, ये बुजुर्ग सदा प्रसन्न क्यों नहीं रहते, वाई देर इज मूड स्विंग। तो मूड स्विंग का एक प्रधान कारण समझ में आया, अनुभव आयाम रिक्त है, इसलिए मूड स्विंग है। तो हम अपनी बुजुर्गियत को अभी कल्पना करते हैं, और उसका यदि अभ्यास अभी हमने अभी किया है जीवन रूप में, समझने का प्रयास करते हैं प्राण लगाकर, और कुछ समझ में आता है, कुछ स्पष्ट होता है। कामना तो हम यही करेंगे कि हम सभी को अनुभव हो जाए, यही कामना बाबा जी ने की है। हम सभी इस शरीर यात्रा में अनुभव संपन्न हो जाए, बुजुर्गियत में यही अनुभव बुलंदियों से हमारे साथ रहेगा। भली शरीर की झुर्रियां होंगी, परंतु उस झुर्रियों का जो परावर्तन है, वह एक अनुभव की आभा के रूप में, एक चमकदार वृद्ध के रूप में, क्या हम अपनी कल्पना कर सकते हैं? ये जो चमक है, ये चमक अनुभव आयाम की बुलंदी की चमक है, ये जीवन की बुलंदी की चमक है। प्रौढ़ सहज ही कल्पना कर सकते हैं वृद्ध की। अब अगर अभी भी कल्पना नहीं हो रही है तो फिर हम पता नहीं कहाँ है, वेर आर वी। तीनों अवस्थाओं को, तीनों पीढ़ियों की साथ इस प्रकार से, ये एक छोटा सा मुझे लगता है ये आयाम हमको समझने की आवश्यकता। ये मैंने बुलंदी की बात की। 18 वर्ष की पढ़ाई में ये बाबा जी ने अपेक्षा किया है कि 18 वर्ष का युवक अनुभव संपन्न हो। अनुभव के लिए ही शिक्षा है। तो सह अस्तित्व वस्तु दिया समझने के लिए, इसलिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा, ये कंटेंट दिया शिक्षा के लिए। और ऐसे सह अस्तित्व को व्यक्त करते हैं निर्णयों द्वारा, वो है विचार, जिसको हम विश्लेषण कहते हैं। और ये समाधान के रूप में व्यक्त होता है। कैसा समाधान? प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य। मूल्याधिष्ठित, यानी विश्वास के आधार पर सहअस्तित्व को हम अनुभव कर लिए। इस विश्वास के आधार पर न्याय, यानी संबंधों में विचार। क्या विचार भाई? तो संबंधों में कर्तव्य और दायित्व का विचार आता है, जो मूल्याधिष्ठित होता है। मूल्याधिष्ठित का मतलब है जिसके मूल में मूल्य होते हैं। विश्वास मूल्य के आधार पर हमारे विचारों में प्रत्येक संबंधी का, सातों संबंधी के बारे में समाधान रहता है। और वो समाधान दायित्व बोध और कर्तव्य की भाव से ये समाधान रहता है, वही विचार है। तो सर्वतोमुखी समाधान जो
5 आयाम में हमारे विचारों से निःसृत होता है, उसमें प्रधानतया उपकार प्रवृत्ति निःसृत होती है विचारों में। भला करना, ये विचार है। भला होना, ये विचार है। सर्व शुभ होना, ये विचार है। अब इस विचार में मौलिकता क्या रहती है? संबंधी को भी अनुभव हो जाए। ऐसा मुझे थोड़ा सा ध्यान जाता है। तो सर्वतोमुखी समाधान, विचार में समाधान, सातों संबंधों में समाधान, ये हमारे विचार में रहता है। ये विचार आयाम है। उस आधार पर निर्णय होते हैं। अभी निर्णयों को समय लगता है, हम लोग देख रहे, वो गैप है। तो निर्णय होते हैं। क्या निर्णय होता है? संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं, ये निर्णय है। इस आधार पर मानव क्रियाएं, जो निर्णित मानव क्रियाएं हैं, वो बॉडी लैंग्वेज, संयमित बॉडी लैंग्वेज से व्यवहार प्रकट होते रहते हैं, क्योंकि व्यवहार के मूल में फिर विचार है। तो ऐसा न्याय धर्म सत्य, न्याय यानी संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, ये विचार है। मूल में अनुभव, विचार में उभय तृप्ति, ये अभ्यास है। अनुभवगामी विधि से ये अभ्यास की तृप्ति बिंदु तक पहुंचना है। इसलिए जो विचार अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन में जो विचार स्पष्ट हुए हैं, उन विचारों में जो समाधान निःसृत है, उस समाधान को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार न्याय का विचार हुआ, उभय तृप्ति, प्रत्येक संबंध में उभय तृप्ति, ये हमारे में स्थिर होना आज आवश्यक। दूसरे को खुश करने के लिए संबंध का विचार, ये देखिए कहां फैल रहा है। और उभय तृप्ति होना, इस समाधान रूपी विचार में अपने आप को अभ्यास करना, मुझे लगता है फर्क दिखता है। फिर शिकायतें कहां? अभी विचारों में शिकायतें हैं। संबंध मतलब शिकायत। फिर धर्म यानी व्यवस्था, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, व्यवस्था के 5 आयाम, ये समाधान। और सत्य यानी जो नियम है, अस्तित्व में जो नियम है, यानी ये नियम अनुभव में आए, इसलिए सत्यानुभूत नियम, ये हमारे विचार में आना। तो न्याय धर्म सत्य दृष्टिकोण, ये हमारे विचार में आया समाधान के रूप में। और प्रिय हित लाभ का नियंत्रण, यह स्पष्ट हुआ। तो यह नियंत्रण व्यवहार में स्पष्ट होता है। इसलिए ऐसे अभ्यास में हमारे व्यवहार में न्याय प्रकट होता है। विचार में समाधान रूपी नियंत्रण और व्यवहार में उभय तृप्ति सहज व्यवहार,
ऐसे व्यवहार को लौकिक और पारलौकिक व्यवहार के रूप में हम पहचानते हैं। धीरता, सहज व्यवहार, न्याय के प्रति निष्ठा, सहज व्यवहार, वीरता और उदारता, दया, कृपा, करुणा, सहज व्यवहार, ये सारे मूल्य अधिष्ठित पूरा मानव का जो व्यवहार है, ये व्यवहार हमको ऐसे सार रूप में समझ में आता है। ये सारांश है व्यवहार का। और फैलाव, 3 पीढ़ी के साथ कर्तव्य और दायित्व में ये फैलाव, अर्थात समाधान समृद्धि के रूप में ये व्यवहार हमको समझ में आता है। ये व्यवहार आयाम है। और व्यवसाय, प्रकृति के साथ आवर्तनशील नियम को समझते हुए हम व्यवसाय आयाम को स्पष्ट करते हैं, जो समृद्धि का प्रमाण, परिवार में आवश्यकता से अधिक उत्पादन के अर्थ में हमारा व्यवसाय स्पष्ट होता है। अब अनुभव, विचार, व्यवहार में तालमेल है, स्वाभाविक है, व्यवसाय में तालमेल नजर आता है। तो शेष प्रकृति के साथ आवर्तनशील विधि से व्यवसाय आयाम स्पष्ट होता है। इस प्रकार से मानव के अध्ययन में हमें अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवहार आयाम और व्यवसाय आयाम, परिवार में समाधान समृद्धि लक्ष्य सहित तीनों पीढ़ियों के अंतर संबंधों से, समाधान समृद्धि लक्ष्य सहित परिवार एक व्यवस्था, इस समाधान के साथ, और हम इन चारों आयामों को अपने आप में स्पष्ट कर सकते हैं। इतना स्पष्टीकरण मुझे बनता है। अनुभव आयाम की स्पष्टीकरण में फोकस करते हुए एक बिंदु, और फिर हम शेष बिंदुओं को आगे चर्चा करेंगे, करते रहेंगे। वो बिंदु है अनुभव आयाम पर अपना पूरा शक्ति अंतर नियोजित करने का मतलब है स्वयं को जीवन होने के रूप में, अपनी प्रवृत्तियों को परिमार्जन के रूप में अपने आप को समर्पित करना। उस स्थिति में हमें इंद्रिय अनुभव और इंद्रियातीत अनुभव, इसमें मन लगता है। इंद्रियातीत अनुभवों को पहचान पाए, इंद्रिय अनुभवों को पहचान पाए, इंद्रिय अनुभवों की भंगुरता को पहचान पाए और इंद्रियातीत अनुभव की नित्यता को, निरंतरता को पहचान पाए, ये फोकस होना होगा। ये बिंदु है। इस रूप में हम अपनी शक्तियों का अंतर नियोजन कर पाए, ऐसा अभ्यास, ऐसा अध्ययन मानव के आयाम से समझने से होता है। इसलिए मानव के ये चारों आयाम हमें स्पष्ट होना, ये हमारे अध्ययन बिंदु का भाग है। देखिए, क्या इतना स्पष्टीकरण आपको संतुष्ट करता है? जी भैया। जी भैया, ये और अनुभव मूलक हो गया। ठीक। हाँ जब हम अनुभवगामी जाते हैं तो जी, क्या इसका क्रम रिवर्स हो जाएगा? नहीं, अनुभवगामी होते हैं तो क्रम रिवर्स नहीं होता, विचार से शुरू होता है। जी किसी भी प्रकार से रिवर्स नहीं होता। रिवर्स गए मतलब फंस गए। जी विचार से शुरू होता है। तो विचार कहां से पाएं?
तो जिन्होंने अनुभव किया है उनके विचार को पाते हैं, उनके विचार को सुनते हैं। हम्म, तो अभी हम बाबा जी के अनुभवों को सुन रहे, यानी बाबा जी ने जो समाधान प्रस्तुत किया है वही अभी हमारा विचार है। तो हम विचार पक्ष से कनेक्ट होंगे। व्यवसाय के कनेक्शंस तो देख लिए, ये कहां पहुंचता है। हम्म, ये तो धरती ही बर्बाद कर दिया व्यवसाय का आयाम। मानव रहेगा कि नहीं रहेगा इस स्थिति में है। तो विचार आयाम तो कहीं नहीं, व्यवसाय आयाम तो कहीं पहुंचता नहीं, कहीं नहीं पहुंच रहा है। विचार आयाम से हम शुरू करेंगे अनुभवगामी विधि में, विचार में समाधान, और हम्म, उसी आयाम के तहत अध्ययन अभ्यास है। परिचय शिविर सुनना मतलब विचार आयाम। अध्ययन में भाग लेने का मतलब है अनुभव आयाम। अनुभव के लिए अध्ययन, विचार के लिए परिचय। ठीक भैया। स्पष्ट हो रहा है ना। हम्म, हम्म, बिल्कुल भैया। अब आपका अगला पॉइंट है अनुभव प्रमाण, विचार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण। इसको स्पष्ट करते। अनुभव प्रमाण का मतलब है मूल्य मूल्यांकन हो पाना। अनुभव प्रमाण मूल्य मूल्यांकन कैसे? मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, ऐसे प्रत्यावर्तन समझना होगा। तो जो श्रेष्ठ बल शक्ति है वो मूल्यांकन करता है, वो मूल्यांकन का अधिकारी है। जैसे मन का मूल्यांकन श्रेष्ठ शक्ति वृत्ति है, वहां होगा। वृत्ति का मूल्यांकन श्रेष्ठ शक्ति चित्त, वहां होगा। चित्त का मूल्यांकन श्रेष्ठ शक्ति बुद्धि है, और बुद्धि का मूल्यांकन मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति के रूप में आत्मा। तो मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति द्वारा मूल्यांकन हो पाना, यह अनुभव प्रमाण है। वो तृप्ति बिंदु है। ऐसे अनुभव प्रमाणों को समाधान के रूप में प्रमाणित होना, ये विचार प्रमाण है। विचार प्रमाण में क्या आता है? तो व्याख्याएं आती हैं। अनुभव प्रमाण में सूत्र आते हैं, और विचार प्रमाण में सूत्रों की व्याख्या। जैसे उदाहरण के लिए क्यों जीना और कैसे जीना, ये विचार प्रमाण है। जीने का जो प्रयोजन है वो विचार प्रमाण से अभिव्यक्त होता है। कैसे जिया जाए, ऐसे जो शास्त्र आते हैं वो विचार प्रमाण है। और उसमें जो निर्णय आते हैं, इन निर्णयों को हम प्रयोग में ले आते हैं, वो प्रयोग प्रमाण है। प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग प्रमाण है। इस प्रकार से अनुभव प्रमाण, विचार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण, यानी एक महत्वपूर्ण इसमें ध्यान चला जाता है कि हमारे ही अनुभवों को और हमारे विचारों को हम प्रयोग करते हैं। वी आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन अदर्स। हम स्वयं के अधिकार पर और प्रयोग करने को प्रयोग प्रमाण कहते हैं।
समय भी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम, अभिवादन है, और इन धन्यवाद आयाम भैया। सफलता के लिए खूब शुभकामनाएं। और शेष प्रश्न अपन और देखेंगे। ठीक है गजानन भाई, जी भैया। थैंक यू। धन्यवाद भैया।